एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मरिचा, योर लीगल मेंटर। तो कॉपीराइट में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डील कर लिया है, जिसमें कि हमने अपना चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने सेक्शन 13, सेक्शन 14 और कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डील किया था। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू दोज टॉपिक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर उन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हमने IPR पे एक लेक्चर सीरीज बनाई है आप सब के लिए। सो यू कैन गो देयर and access to those videos. Okay, so today in this video we will be dealing with a very important concept. ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी है और ये जो सेक्शन ही itself is very important. ठीक है, कॉपीराइट एक्ट के अंदर, दैट इज सेक्शन 17 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, कोई भी वर्क जो होता है, ठीक है, वो आ जाता है, लेकिन उस वर्क पे आखिरकार किसका राइट होता है? क्या ये ऑथर का होता है या ओनर का होता है? किसका राइट होता है? तो आज की इस वीडियो में और आज के इस सेक्शन में हम इसी को करने वाले हैं डील। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, कि पहला जो ओनर है कॉपीराइट का। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं, द ऑथर ऑफ अ वर्क शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। इसका मतलब कि जो ऑथर है वर्क का, वो जो होगा, शैल मतलब यहाँ पे और कोई चीज नहीं आ रही है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं, इट इज मैंडेटरी कि जो ऑथर होगा उस वर्क का शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। उसी के पास ये अधिकार होगा कि वो कहलाया जाएगा ओनर ऑफ द दैट कॉपीराइटेड वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या है वो एक्सेप्शन? Then provided that, प्रोविजो क्या कह रहा है, क्लॉज ए हमारा जो है, इन द केस ऑफ अ लिटरेरी, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क। किसके किसके केस में? अगर कोई लिटरेरी, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वर्क्स हैं, तो उसमें क्या होगा, मेड बाय द ऑथर, अगर वो ऑथर के द्वारा उन वर्क्स को बनाया गया है इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर। ठीक है, किसी भी बिजनेस का ओनर। तो अगर ओनर के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ऑथर ने कोई भी लिटरेरी, कोई भी ड्रामेटिक या फिर आर्टिस्टिक वर्क को किया है, ठीक है, जो कि मान लीजिए वो जो ओनर होगा वो न्यूज़पेपर का ओनर हो या मैगजीन का ओनर हो या इस कैसी भी सिमिलर पीरियोडिकल का जो ओनर होगा, ठीक है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? दो पार्टीज के बीच का एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, पार्टी ए होगा, पार्टी बी होगी, ठीक है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक, जिसमें कि जो पार्टी ए होता है ना, वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा बी को सर्विस। ठीक है, और जो पार्टी बी होता है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है ए को? एज कोई मॉनिटरी रिवॉर्ड टाइप का होगा। ठीक है, क्या होगा? कोई मॉनिटरी रिवॉर्ड होगा। ठीक है, तो जब ये अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा और ये मॉनिटरी जो रिवॉर्ड है वो प्रोवाइड करेगा बी को, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जिसमें कि ये इनको कुछ अपना काम करके देंगे और उस काम पे इनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय जो होता है, ठीक है, और एम्प्लॉयर जो होता है, अब ये जो दोनों होते हैं, ठीक है, अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का ही आपने देखा होगा जो रिलेशन होता है वो होता है। मतलब कि जो एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉय जो है उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्ट कर रहा है, कोई भी काम जो कर रहा है उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई ये जो उनका रिलेशनशिप आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आएगा, कि जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, वो उसको अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है, और उसी सर्विस पे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उस एम्प्लॉय को कुछ मॉनिटरी रिवॉर्ड दे रहा है, कुछ अमाउंट दे रहा है, कुछ पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कोई भी जो प्रोप्राइटर होगा, कोई भी ओनर होगा, अगर मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर का, मैगजीन का हो, सिमिलर पीरियोडिकल का है, उसके अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क या आर्टिस्टिक वर्क का जो ऑथर होगा, अगर वो काम करेगा, ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, उस काम को पब्लिकेशन में लाना है, न्यूज़पेपर में लाना है या मैगजीन में लाना है या सिमिलर कोई पीरियोडिकल में लाना है, तो क्या होगा, द सेड प्रोप्राइटर, जो ओनर होगा, उसको बोला जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है,
कोई भी अगर क्या है स्पेसिफिक और अदरवाइज अगर कोई उनका कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं है जिसमें कि स्पेसिफिकली कुछ उन्होंने डील किया हुआ है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ उनका एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, वो जो ओनर होगा, प्रोप्राइटर होगा, ही शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द वर्क, ठीक है। तो जो ओनर होगा, जिसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऑथर ने अगर कोई लिटरेरी ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, तो जो ओनर होगा उसका, उस मैगजीन का, उस न्यूज़पेपर का, उस सिमिलर पीरियोडिकल का, ही शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ दैट कॉपीराइटेड वर्क। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो क्लॉज है वो कह रहा है, ठीक है। फॉर so far as the copyright relates to the publication of work in any newspaper, magazine or similar periodical, or to the reproduction of the work for the purposes of its being so published, ठीक है, but in all other respects the author, कुछ भी हो, जो ऑथर होगा वो कहा जाएगा एज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। तो यहाँ पे एक फ्रेज आता है जो जिसमें कि हम कहते हैं कि जो ऑथर है ना, shall be the first owner, ऑथर shall be the first owner, ठीक है। तो ये इस सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉज 1 जो है वो क्लॉज ए जो है वो कहता है। क्लियर हो गया आपको? लास्ट के इस वीडियो में एंडेंट में आपको ये जो सेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आ जाए तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अब हम समझते हैं क्लॉज बी हमारा जो है वो क्या कह रहा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए, जो क्लॉज ए में दिया गया है, इन द केस ऑफ अ फोटोग्राफ टेकन, अगर कोई फोटोग्राफ लिया गया है, ठीक है, किसी ने खींचा है फोटोग्राफ या पेंटिंग करी है या फिर पोर्ट्रेट बनाया है और इनग्रेविंग और सिनेमाटोग्राफ फिल्म, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है उन्होंने किया है इन वर्क्स को फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब कुछ वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पर्सन। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनी पर्सन, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने वैल्यूएबल कंसिडरेशन उनको दिया है और उनके बिहाफ मतलब उस वैल्यूएबल कंसिडरेशन को पाते हुए इन्होंने ये वर्क जो है इनको दिया है, ठीक है, दैट सच पर्सन, जिसने की वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया है, वो होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है। तो जो वो कॉपीराइटेड वर्क होगा, ठीक है, जो ऑथर होगा, दैट मीन्स मतलब ऑथर यहाँ पे जो पर्सन वैल्यूएबल कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है इन लोगों को, ठीक है, जो ये ऑथर हो गए, अब इनको वैल्यूएबल कंसिडरेशन जिसने प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे फर्स्ट ओनर कहलाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्लॉज बी कहता है, ठीक। क्लॉज सी में आते हैं, इन द केस ऑफ अ वर्क मेड इन कोर्स ऑफ ऑथर्स एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लीजिए कि ऑथर के एम्प्लॉयमेंट में कोई वर्क किया गया है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, टू विच क्लॉज ए और क्लॉज बी डज नॉट अप्लाई, जिसमें कि क्लॉज ए और क्लॉज बी के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर होगा shall in the absence of any agreement to the contrary be the first owner of the copyright। तो जो एम्प्लॉयर वहां पे होगा वो होगा फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है, ये सी क्लॉज कहता है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट के साथ एक क्लॉज आया सी करके, इन द केस ऑफ एनी एड्रेस और स्पीच डिलीवर्ड इन पब्लिक, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी स्पीच वगैरह या कोई भी एड्रेस कर रहा है पब्लिक को, ठीक है, द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड सच एड्रेस और स्पीच, तो जो जिस पर्सन ने उस स्पीच को डिलीवर किया है पब्लिक में, और इफ सच पर्सन हैज डिलीवर्ड सच एड्रेस और स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, और या फिर उस पर्सन ने किसी अदर पर्सन के बिहाफ में वो स्पीच बोला है पब्लिक में, सच अदर पर्सन, जो अदर पर्सन है ना वो होगा फर्स्ट ओनर ऑफ द दैट वर्क, मतलब उस स्पीच का, उस एड्रेस का जो कि कोई पर्सन पब्लिक में बोल रहा है, ठीक है, जिसके बिहाफ में बोल रहा है वो जो पर्सन होगा वो उस स्पीच का, उस एड्रेस का, ठीक है, वो होगा एज अ क्या बोलते हैं उनको, फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है। ये जो सीसी है अमेंडमेंट के बाद आया है, ठीक। नॉटविथस्टैंडिंग डिस्पाइट दैट द पर्सन हु डिलीवर्स सच एड्रेस और स्पीच, or as the case may be, the person on whose behalf such address or speech is delivered is employed by any other person, भले ही वो एम्प्लॉय किया गया है किसी और पर्सन के द्वारा, who arranges such address or speech, और
ऑन हुज बिहाफ और प्रीमाइसेस सच एड्रेस और स्पीच इज डिलीवर्ड। ठीक है, उसके डिस्पाइट भी जो पर्सन होगा जिसके बिहाफ में वो स्पीच डिलीवर की गई है, किसी ने बोला कि जाके आप मेरे बिहाफ में पब्लिक को एड्रेस करके आए, या फिर किसी ने बोला कि जाइए ये मेरा स्पीच है, आप मेरे बिहाफ में जाके स्टेज पे बोल दीजिए। ठीक है, तो वो जो पर्सन होगा जिसने उसको डायरेक्ट किया कि जाके आप वो स्पीच बोल के आइए, दैट पर्सन शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट। ठीक है, ऑफ दैट वर्क, जो भी है। ठीक है, ये सीसी जो है अमेंडमेंट के थ्रू आया हुआ। अब आते हैं डी क्लॉज पे। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट वर्क, अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट का कोई वर्क है, ठीक है, गवर्नमेंट के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है, तो जो गवर्नमेंट होगा ना, दैट गवर्नमेंट शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है, अगर कोई अदरवाइज अगर स्पेसिफिकली कोई अगर एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसके बिहाफ में, मतलब उसको एब्सेंस में रखते हुए, ठीक है, वो उसको हटाते हुए जो गवर्नमेंट जो होगा ना, वो होगा फर्स्ट ओनर ऑफ दैट वर्क। ठीक, क्लियर हो गया? ये डी क्लॉज हमारा कहता है। अब आते हैं डी में। ये भी एक अमेंडमेंट के ही थ्रू आया है, जो कि कहता है इन द केस ऑफ अ वर्क मेड और पब्लिश बाय और अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल बाय एनी पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब पीएसयूज जो होते हैं। ठीक है, जो पीएसयूज वगैरह होते हैं उसके अगर अंडर में या उसके डायरेक्शन में, उनके कंट्रोल में अगर कोई भी वर्क जो है वो पब्लिश किया गया है, ठीक है, such public undertaking shall in the absence of any agreement to the contrary be the first owner of the copyright। मतलब यहाँ पे जो पब्लिक टेकिंग अंडरटेकिंग्स होगा, पीएसयूज होंगे, वो क्या होंगे, उस वर्क के जो फर्स्ट ओनर कहलाए जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज सेक्शन 28A जो कि बात करता है पब्लिक अंडरटेकिंग की, मीन्स क्या मतलब होता है, एनी अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि कोई भी अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें हो। ठीक, टू क्या कहता है, अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनी है जो कि डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, ठीक है, वो भी पीएसयूज में आएंगी, मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आएंगी। ठीक, क्या कहता है, अ बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल प्रोविजनल और एक्ट। कोई भी कॉर्पोरेट जो बॉडी है अगर उसको एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, बाय और अंडर एनी सेंट्रल प्रोविजनल और स्टेट एक्ट, अगर कोई सेंटर का मतलब कोई एक्ट है या कोई भी स्टेट का एक्ट है, उसके तहत अगर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो है एस्टैब्लिश की गई है, तो उसको भी हम मानेंगे एज व्हाट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो अमेंडमेंट के थ्रू ये जो क्लॉज आया है, ये इसकी बात करता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हमारे क्लॉज ई को। ई क्या कहता है, इन द केस ऑफ अ वर्क टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 अप्लाई। सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा वर्क है जिस इन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 अप्लाई, सेक्शन 41 का प्रोविजन उसमें अप्लाई किया जा रहा है, तो द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो होगा फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। ठीक है, provided that in case of any work incorporated in a cinematograph work, अगर कोई भी वर्क जो है जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है, डाला गया है सिनेमाटोग्राफ वर्क में, नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज बी सी, ठीक है, shall affect the right of the author in the work referred to in clause A of subsection 1 of section 13। ये कह रहा है कि अगर सिनेमाटोग्राफ वर्क में कोई भी वर्क जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, डाला गया है, तो जो क्लॉज बी और क्लॉज सी जो है ना, वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ऑथर के उस वर्क को, मतलब उसके उस वर्क पे जो उसकी राइट है जो कि सब सेक्शन 1 और उसके क्लॉज ए और सेक्शन 13 में दी गई है। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में जो दिया गया है, जो कि बात करता है किसकी, लिटरेरी ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क्स की बात करता है ना। सेक्शन जब हम लोग 13 पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो जो स्पेसिफिक वहां पे राइट जो दिए गए हैं ऑथर के सेक्शन
13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में वो अफेक्ट नहीं होगा जो क्लॉज आपका बी और जो क्लॉज सी में इसमें दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा ई है, जो क्लॉज ई है वो बात करता है। तो सेक्शन 17 जो है बेसिकली आपने ये जाना इसमें कि जो कोई भी वर्क होगा उसमें जो ऑथर होगा, ठीक है, वो जो पर्सन होगा उसको कौन सी राइट्स जो है प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप किसी भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस कंपनी का, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन का वहां पे आपके वर्क पे राइट हो जाएगा। मतलब वो जो वर्क होगा उनका उस पे कॉपीराइट हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट के अंदर आपने वर्क किया है उनके साथ, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। PSUs में अगर किया है तो दैट पर्सन शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द वर्क। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो जो कहे जाएंगे वो होंगे एज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फर्स्ट जो ओनर होंगे वो। लेकिन जो ऑथर है वो दैट ऑथर शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द वर्क। लेकिन कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो हमारे क्लॉजेस में दिए गए हैं। ठीक है, इन एक्सेप्शंस में अगर आप ऐसे कुछ हैं तो वहां पे जो ओनर होगा वो कहा जाएगा एज अ फर्स्ट ओनर शाल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन एक्सेप्शंस में जो जिसके अंदर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, उनके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, तो जो ओनर होंगे दैट ओनर शाल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 17 कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जिसमें कि हम ये जो सेक्शन है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे विथ सम इम्पोर्टेंट केस लॉस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।